हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका और वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एडलेरियन अप्रोच। तो क्या है ये अप्रोच, चलिए शुरुआत करते हैं। हमने जैसे कि पहले भी बात करी कि इस अप्रोच के हिसाब से इंसान जो है वो फॉरवर्ड मूविंग है, वो अपनी लाइफ में कुछ गोल्स को अचीव करना चाहता है। तो वो अगर अपने गोल्स को अचीव कर लेता है तो वो खुद को सुपीरियर समझता है, पर अगर वो गोल्स को अचीव नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं वो खुद को इन्फीरियर समझने लग जाता है। और इस अप्रोच ने चाइल्ड बर्थ ऑर्डर, मतलब कि कोई बच्चा सबसे पहला बच्चा है कि वो दूसरे नंबर पे पैदा हुआ है या फिर उसके बाद दो और भाई बहन है, इस पे उसकी मेंटालिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं क्या है ये बर्थ ऑर्डर एल्डेरियन के हिसाब से, जिसके हिसाब से किसी भी इंसान की जो है साइकोलॉजी या फिर उसके बिहेवियर में फ़र्क पड़ता है। एडलर ने 5 साइकोलॉजिकल कंडीशंस बताई हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे, ओल्डेस्ट चाइल्ड रिसीव मोर अटेंशन, स्पॉइल्ड सेंटर ऑफ अटेंशन। इसका मतलब है कि जो सबसे पहला बच्चा है, एक तो वो पहला बच्चा है तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं स्पॉइल्ड हो जाता है। सेकेंड ऑफ ओनली टू बिहेव्स एज इफ इन अ रेस, ऑफन अपोजिट ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। अगर दो ही बच्चे हैं तो जो सेकंड वाला बच्चा है ना, वो हमेशा रेस में ही लगा रहेगा, उसको अपने बड़े भाई या बहन से हमेशा कंपटीशन ही रहेगा। तो अगर दो ही बच्चे हैं तो जो छोटा वाला बच्चा है वो हमेशा पहले वाले बच्चे से कंपटीशन मोड में ही रहेगा, जैसे कि कोई रेस लगी हुई है। मिडिल ऑफन फील स्क्वीज्ड आउट। अगर अब 5 बच्चे हैं, जो तीसरे नंबर का बच्चा है वो कहेगा ना तो मैं बड़े में आता हूँ ना ही मैं छोटे में आता हूँ, तो उसको लगेगा कि मैं पिस के रह जाता हूँ, ना तो मेरे को बड़े वाले बात सुनते हैं और छोटे वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग होती है, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं स्क्वीज आउट हो गया हूँ। यंगेस्ट इज बीइंग कंसिडर्ड एज द बेबी। तो जो सबसे छोटा बच्चा है, चाहे वो बड़ा भी हो जाए, 15 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, क्योंकि वो सबसे छोटा है तो उसको हमेशा सबसे छोटा ही माना जाएगा। तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी है, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे। ओनली, अगर एक ही बच्चा है तो, डज नॉट लर्न टू शेयर और कॉर्पोरेट विद अदर चिल्ड्रेन, लर्न्स टू डील विद अडल्ट। अब जो एक ही बच्चा है वो दूसरों के साथ शेयरिंग नहीं कर पाता, क्योंकि उसको अब आदत तो है नहीं शेयरिंग की, पर उसको बड़ों के साथ डील करना बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो अकेला बच्चा है तो ज़्यादातर वो हमेशा बड़े लोगों के साथ ही बात करेगा। तो बड़ों के साथ डीलिंग तो उसकी अच्छी आती है, पर कहीं ना कहीं उसको शेयरिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो एल्फ्रेड एल्डर का ऐसा मानना था। अब ऐसा सच है कि नहीं वो एक अलग बात है, पर उनके हिसाब से बर्थ ऑर्डर का किसी भी इंसान की साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप बताइएगा आपको लगता है कि ये सही है कि नहीं, कमेंट करके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रोल ऑफ अ काउंसलर, मतलब अब काउंसलर कैसे मदद करेगा अगर कोई पेशेंट या फिर क्लाइंट आता है हेल्प लेने के लिए बाय यूजिंग दिस अप्रोच। सबसे पहले तो काउंसलर का जो रोल होगा वो डायग्नोस्टिक होगा, मतलब कि वो समझने की कोशिश करेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। उसके बाद एज अ टीचर वो क्लाइंट को टीच करेगा, और मॉडल, वो खुद, मॉडल का मतलब है खुद उसको बताएगा कि किसी भी चीज़ को सही तरीके से हैंडल करने का क्या तरीका है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि यहाँ पे काउंसलर खुद को सुपीरियर ना समझ के वो क्लाइंट को और खुद को एक ही लेवल पे रखेगा। वो समझेगा कि हाँ ये भी मेरी तरह इंसान है, इसको हेल्प की ज़रूरत है, और हर एक, चाहे वो क्लाइंट हो या काउंसलर हो, सबके बराबर के राइट होते हैं और सभी एक ही लेवल पे स्टैंड करते हैं। They try to assess why clients are oriented to certain way of thinking and behaving। इसका मतलब है कि वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट का सोचने का तरीका ऐसा क्यों है, क्या ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से इसकी सोच ऐसे बन गई है। जो भी तरीका होगा या फिर जो भी फॉल्टी तरीका होगा, तो जो काउंसलर है उस चीज़ को डायग्नोस करेगा। काउंसलर असेसमेंट तभी निकालेगा जब वो जानने की कोशिश करेगा कि उसका, जैसे उन्होंने बर्थ ऑर्डर पे बहुत सिग्निफिकेंस दी है कि उनका फैमिली में क्या हिसाब किताब है, फैमिली के मेंबर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या घर वाले उनको वैल्यूबल समझते हैं या फिर घर वाले उनको नकारा समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो समझने की कोशिश करेगा कि फैमिली में ये इंसान जो है कहाँ पे स्टैंड करता है। फिर जो भी काउंसलर ने डायग्नोस निकाला है, जो भी उसने इस चीज़ से इंटरप्रेट करी है, वो फिर जो क्लाइंट है उसको बताएगा कि मैंने आपकी बात से ये समझा, ये मैंने एनालाइज़ किया, तो क्या मैंने जो समझा वो सही है, क्या हम दोनों
एक ही पेज पे है, मतलब कि जो मैं समझ रहा हूँ वो आपको लग रहा है कि वही सिचुएशन है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मैं कहीं मुझे समझने में कुछ कमी रह गई है, तो आप जो है कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि नहीं यहाँ पे मैंने गलत समझा। अगर आपको लग रहा है कि मैंने सही समझा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर इस प्रोसेस में काउंसलर को लगता है कि जो क्लाइंट है उसकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, हो सकता है वो रातों को देर को तक जाता है, पार्टीज़ करता है, फिर सुबह लेट उठता है, फिर उसका जो पूरा दिनचर्या है वो ख़राब हो जाती है, जो उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको नहीं निभा पाता, या फिर कुछ और फॉल्टी है उसकी सोचने के तरीके में, तो फिर जो काउंसलर है उसकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस सजेस्ट करेगा, उसको बताएगा कि ये जो आपकी हैबिट्स हैं इनकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये आपका बिहेवियर है जहाँ पे आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि इस अप्रोच से कौन से गोल्स हैं जिन्हें अचीव करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले तो इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि अगर आपका कोई भी फॉल्टी लाइफस्टाइल है, ऐसा लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से आपकी डेली बेसिस में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे गलती हो रही है और कैसे इस लाइफस्टाइल को चेंज किया जा सकता है। और उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइम कि सोशल रिलेशनशिप पे इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। उनका मानना है कि जिस इंसान के सोशल रिलेशनशिप अच्छे होते हैं वो दूसरों के साथ बातें कर पाता है, उसकी दोस्ती होती है, वो अपने मन की बातें दूसरों के साथ शेयर कर पाता है, वो इंसान जो है वो ज़्यादा खुश रहता है। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके गोल्स के प्रोसेस में। तो ये क्या पॉइंट्स हैं इनको भी हम जान लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एग्लिटेरियन काउंसलिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि काउंसलर खुद को सुपीरियर ना समझ के वो समझता है कि क्लाइंट भी इक्वली समझदार है और वो मिलजुल के जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एनालिसिस ऑफ अ क्लाइंट्स लाइफस्टाइल। यहाँ पे क्लाइंट की जो लाइफस्टाइल है देखा जाता है, समझा जाता है कि वो किस तरीके का उसका लाइफस्टाइल है। इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लाइंट्स लाइफस्टाइल। अब जब लाइफस्टाइल को समझ लिया फिर देखा जाता है कि कहाँ पे फॉल्टी लाइफस्टाइल है, कहाँ पे कुछ गलतियाँ हो रही हैं जिन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। अगर वो उन चेंजेस को ले आए तो ज़िंदगी जो है फिर से खुशहाल हो जाएगी। रीओरिएंटेशन एंड री एजुकेशन ऑफ द क्लाइंट विद accompanying बिहेवियर चेंजेस। का मतलब है अब हमें ये पता चल गया है कि लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस तो लाने की ज़रूरत है, तो कौन से हैं वो चेंजेस और कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो काउंसलर फिर बताएगा कि अब आपको ये करना है, ऐसे करना है, तो जो भी काउंसलर उसको सजेशंस देगा वो इंसान उसी को फॉलो करेगा, फिर जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी मिलके। फिर नेक्स्ट आता है टेक्निक्स। अब ये सारे गोल्स तो हमने सुन लिए कि चेंजेस लाने हैं, कैसे लाने हैं, तो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको काउंसलर फॉलो करेगा वो अब जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना द रोल ऑफ अ काउंसलर और वो कौन से गोल्स हैं जो एक काउंसलर इस अप्रोच के द्वारा अचीव करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा ये सारे गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।